शादी की रात में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी कि जब मेरी सास एक औरत के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुईं। उस औरत का हुलिया बड़ा अजीब सा था। उसने काले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थीं। वो आंखें घुमाकर चारों तरफ से मेरे कमरे का जायज़ा ले रही थी। मेरी सास ने उसे बताया कि मैं उनकी नई बहू मीनल हूँ। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दुआ दी, लेकिन उसके लफ्ज़ों में मुझे अजीब सी चुभन का एहसास हुआ था। उस औरत को देखकर मुझे घबराहट हो रही थी। वो औरत मेरे पास ही बैठ गई और बिना मुझसे कोई बात किए खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मेरी सास उसे मेरे पास छोड़ के ना जाने कहाँ चली गई थी और उसकी मौजूदगी में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। वो औरत मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। पहले ही मेरी शादी बड़ी अजीब तरह से हुई थी, ऊपर से इस औरत की मौजूदगी मुझे परेशान कर रही थी। मेरा पति दूसरे मुल्क में रहा करता था। वीडियो कॉल पर हमारी शादी हुई थी। मेरी सास ने ये कहकर मेरी विदाई ले ली थी कि मैं कुछ दिन उनके साथ गुजार लूँगी, फिर वो पेपर्स बनवा कर मुझे मेरे पति के पास भेज देंगी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ये लोग बिल्कुल अनजान थे और पति के बगैर इस घर में आना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मगर मेरी सास ने बहुत ज़ोर दिया कि वो कुछ दिन मुझे अपने साथ रख कर अपने तौर तरीके सिखाएंगी और फिर मुझे मेरे पति के पास भेज देंगी। मेरे पति समीर मेरी सास के बड़े बेटे थे और वो काफ़ी सालों से दुबई में ही थे। उनकी कमाई से ही घर चल रहा था और मेरी सास ने बताया था कि वहाँ उसकी सालों पुरानी नौकरी है। वो बहुत अच्छा कमाता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरी माँ को शुरू से ही ऐसा दामाद चाहिए था जो परदेश में रहता हो और मुझे भी अपने पास बुला ले ताकि मेरा फ्यूचर बन जाए। मेरी माँ का कहना था कि इस मुल्क में जितनी चाहे मेहनत कर लो, इंसान तरक्की नहीं कर सकता। पैसा तो बस वही मर्द कमा सकता है जो परदेश में नौकरी करता है। बस इसीलिए मेरी माँ ने मेरी सास की हर शर्त मान ली और मुझे उनके साथ विदा कर दिया। यहाँ आकर मैं बिल्कुल अकेली थी। सब लोग भी नए थे। मेरी 2 नंद थीं, लेकिन दोनों ही उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी थीं, इसलिए मैं उनके साथ भी ज़्यादा फ्री नहीं हो सकी थी। और फिर ये औरत जिसे मेरी सास ने पड़ोसन कहकर मुझसे मिलवाया था, अजीबो-गरीब हरकतें कर रही थी। कभी मेरा हाथ पकड़कर लकीरें देखती, तो कभी मेरे माथे पर अपना अंगूठा रख कर मेरा माथा दबाने लगती। 1-2 बार तो मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूर कर भी देखा, क्योंकि उसकी हरकतें कम से कम मेरी बर्दाश्त से तो बाहर थीं। लेकिन उसे मेरी नज़रों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तो बस अपना ही काम कर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके मेरी सास कमरे में वापस आईं, तो वो औरत जिसने अपना नाम जमीला बताया था उठ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारी बहू के कदम तुम्हारे लिए मुबारक हो। लेकिन बस उसने इतना ही कहा और फिर मेरी सास पर एक गहरी नज़र डालकर उन्हें बाहर चलने का इशारा किया। वो दोनों बाहर निकल गईं। मुझे इससे आगे की बात समझ ही नहीं आई, मगर मैं खामोश रही। पता नहीं ये जमीला किस तरह की औरत थी और मेरी सास को इस तरह बाहर क्यों लेकर गई थी। कुछ देर तो मैं जमीला के बारे में सोचती रही, लेकिन फिर मेरा ध्यान उसकी तरफ से पूरी तरह से हट गया क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आ रहा था। और फिर मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो मुझसे कहने लगा कि मेरी माँ ने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, तुम पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई थी, तभी मैंने शादी की बात की ताकि जल्द से जल्द मैं तुम्हें अपने पास बुलवा सकूं। मैं तुम्हारे कागजात बनवा रहा हूँ, 2-3 महीने लगेंगे बनने में, फिर मैं तुम्हें अपने पास बुलवा लूँगा। 2-3 महीनों का सुनकर मेरी जान निकल गई क्योंकि एक लंबा समय था जो मुझे गैर लोगों में गुजारना था। और जब यही बात मैंने अपने पति से कही कि मैं आपके बगैर यहाँ 3 महीने कैसे गुजारूंगी, तो वो कहने लगे कि अब ये लोग गैर थोड़ी हैं, तुम्हारे ससुराल वाले हैं। मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी ही तो हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। मेरा दिल तो मुतमईन नहीं था, लेकिन पति की मोहब्बत देखकर मैं खामोश हो गई और इस बात पर राज़ी भी हो गई कि चलो 2-3 महीने ही तो हैं, फिर मैं अपने पति के पास दुबई चली जाऊंगी। मेरे पति ने कहा था कि मैं मुस्तकिल उसके साथ ही रहूंगी और जब वो छुट्टियों पर यहाँ आएगा तभी मुझे अपने साथ लेकर आएगा। यह सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि वो खुद में मेरे साथ रहने की ख्वाहिश जता चुका है, वरना मैंने ऐसे बहुत से परदेसी मर्दों को देखा था जो अपनी पत्नियों को अपने घर में छोड़कर चले जाते हैं, फिर कभी कभी छुट्टियों में कुछ महीनों के लिए आते हैं और यहाँ उनकी पत्नियाँ नौकरानियों जैसी ज़िंदगी गुजारती हैं। शादी के वक्त मुझे भी यही डर था कि कहीं ये भी ऐसे ही ना निकले, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो जल्द ही मुझे अपने पास बुलवा कर एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। पहली रात ऐसे ही समीर के साथ बातों में गुजर गई। वो मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से सारी रात उन्होंने मुझसे बातें की थीं, मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ था।
जब अगली सुबह मैं कमरे से निकली तो मेरी आंखें नींद न पूरी होने की वजह से लाल हो रही थीं। मैं रात को बहुत कम देर के लिए सोई थी। थकन का भी एहसास हो रहा था। मैं ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मेरी सास ने तीखे लहजे में पूछा कि बहू, क्या रात भर सोई नहीं हो? अकेले कमरे में क्या कर रही थी? मेरी सास का रवैया पहले जैसा मोहब्बत भरा नहीं था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, नाश्ता कर लो, फिर अपने घर चली जाना। रस्म के मुताबिक तुम्हारे घर वाले आएंगे, लेकिन रात को ही वापस लौट आना, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है। अपनी माँ के घर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनके लहजे में बहुत रूखापन हो। मैंने बड़ी मुश्किल से नाश्ता किया और फिर मैं अपनी माँ के साथ मैं मायके चली गई। माँ ने मुझे ये कहकर रोकना चाहा कि तेरा पति कौन सा घर पर है, एक रात मेरे पास रुक जा, लेकिन मुझे सास की बात याद आ गई, इसलिए मैं उसी रात घर वापस लौट आई। मेरी सास सो चुकी थी। कुछ देर में अपनी नंदों के साथ बैठकर फिर ऊपर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज भी समीर का फ़ोन आ गया था, लेकिन 2-3 दिन से मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी, इसलिए उनसे बातें करते करते मैं जल्दी ही सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने फ़ोन बंद किया। उनकी मोहब्बत भरी बातों में मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। लेकिन जब तीसरी सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरी सास के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं और फिर उन्होंने कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाहर ले गईं और दरवाजे के पास से धक्का दे दिया। कहने लगी कि तुम जैसी मनहूस कदम बहू को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या आई, हमारे घर में मनहूसियत छा गई? मैं तुमसे हर रिश्ता ख़त्म करती हूँ। वापस अपनी माँ के घर दफ़ा हो जाओ। जमीला भी उनके साथ ही खड़ी थी। उसे देखकर मैं दंग रह गई थी कि इतनी सुबह उसका हमारे घर में क्या काम था। और फिर वह मेरी सास से कहने लगी कि मैंने तो पहली रात ही तुम्हें कह दिया था कि ये मनहूस है। अब फिर बता रही हूँ, इसे अपने घर में ना रखना, वरना ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी। ये सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने परेशानी से पूछा कि आखिर क्या मामला है, मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? लेकिन उनका तो बस यही कहना था कि तुम मनहूस हो और इस घर में तुम्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी शादी का तीसरा दिन था और इस तीसरे दिन ही मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके थे। मैंने अपनी सास से कहा कि आखिर क्या हुआ है, ये तो बताएं। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ न कहा और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उनके शोर शराबे से घर के बाहर भीड़ लगना शुरू हो गई थी। आस पड़ोसी भी जमा हो गए थे और फिर दबी दबी जुबानों में ये बात मेरे कानों में पड़ी कि जमीला ने उन्हें बताया है कि मैं मनहूस हूँ और जो जमीला कहती है वो कभी गलत नहीं होता। मेरे दिमाग में खुद ब खुद जमीला का चेहरा घूम गया, जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आई थी, और उसी वक्त मुझे घबराहट का एहसास हुआ था। शायद मेरा सिक्स सेंस मुझे पहले ही बता रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और आखिर वो हो ही गया था। मगर उसने मेरी सास से ऐसी बात क्यों की थी, और वो कौन सी बात थी जिसकी बात पर मेरी सास ने इस तरह आंखें बंद करके अपने बेटे का घर तबाह कर लिया था? या शायद कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो मुझे मनहूस करार दे रही थी। हर बात बस अगर या मगर पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि पूरी बात मुझे अभी तक पता नहीं चल सकी। मैंने बंद दरवाजे को बहुत देर तक बजाया, लेकिन मेरी सास ने तो जैसे अपने कानों में सीसा पिघला कर डाल लिया था। मेरे लाख दरवाज़ा पीटने पर भी उन्होंने दरवाज़ा न खोला, और मोहल्ले वाले मुझे लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई मुझे मनहूस कह रहा था, तो कोई ये जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ है जो 3 दिन की दुल्हन को सास ने इस तरह से घर से निकाल दिया। तो किसी का कहना था कि जमीला जो कहती है वही सच होता है। आखिर उसने आज तक कभी कोई गलत बात कही है क्या? तरह तरह की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी और मैं दरवाजे के पास रोती हुई बैठ गई। और फिर पीछे से मैंने किसी की आवाज़ सुनी। कोई औरत कह रही थी कि जमीला ने असलम की बीवी के बारे में जो कहा था वो सच साबित हुआ था। असलम की बीवी ने किसी और से चक्कर चला रखा था, और जमीला ने तो ये बात उसकी शादी की पहली रात ही बता दी थी। हमें तो लगता है अब समीर की पत्नी भी जमीला ने जो कुछ कहा है सही है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और ऐसी बातों पर यकीन नहीं कर सकती थी। भला एक औरत कैसी दूसरे के बारे में ऐसी बातें कर सकती है? मुझे जमीला से नफरत का एहसास हो रहा था कि जिसकी वजह से ये सारा हंगामा खड़ा हो गया था। मुझे दरवाजे पर बैठे बैठे घंटा गुजर गया, लेकिन मेरी सास ने दरवाज़ा ना खोला। अब तो मोहल्ले वाले भी छटना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी नज़र में तमाशा ख़त्म हो चुका था। और जब मैं इसी तरह बैठी बैठी थक गई तो फिर रोती पीटती अपने घर वापस चली आई। मेरी विधवा माँ ने जब मुझे इस तरह लुटा पिटा घर लौटते हुए देखा तो वो चकरा कर बेहोश हो गई और मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी माँ के सिवा मेरा तो कोई भी नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाई, वो भी यही जानने
की कोशिश करने लगी कि आखिर मेरी सास ने मुझे इस तरह क्यों निकाला है। मेरी माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि पड़ोस की किसी औरत के कहने पर मेरी सास ऐसे मुझे घर से निकाल सकती थी। मुझे तो खुद अब तक यकीन नहीं आया था कि मैं अपनी माँ को क्या बताती। मेरी माँ ने मेरी सास को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि जल्द ही तुम्हारी बेटी को तलाक के कागजात मिल जाएंगे। तुम्हारी बेटी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपनी बेटी को अपने घर बिठा कर रखो। मेरी माँ ने चीख कर कहा कि मेरी बेटी की गलती तो बताओ, ऐसे कैसे तुम एक अनाथ बच्ची को ज़िंदगी उजाड़ सकती हो। मेरी सास दूसरी तरफ से जलकर कहने लगी कि तुम्हारी बेटी ने हमारा घर उजाड़ दिया और तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी की बात करती हो। मेरी सास ने फ़ोन पटक कर बंद कर दिया था। मेरी माँ के सिर पर आसमान गिर पड़ा था। वो माथा पीट कर रोने लगी, लेकिन अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी सास का फ़ैसला आखिर था। मेरा पति मेरा मेरे पति के साथ कोई मजबूत संबंध नहीं था। वीडियो कॉल पर होने वाली शादी और उसके बाद फ़ोन पर होने वाली 2 बातों के अलावा मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे नहीं मालूम था कि सास की बात पर वो कैसे रिएक्ट करेगा और आगे मेरे साथ क्या होगा। मैं खामोशी से मुँह छुपाए अपने कमरे में बंद हो गई थी। मुझे समाज से डर लगने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो यकीन के काबिल नहीं था। जिस मोहल्ले में हम लोग रहा करते थे, वहाँ भी लोगों ने आकर तरह तरह के सवाल किए थे। कोई मेरी माँ से मेरे कैरेक्टर को लेकर बात कर रहा था, तो कोई ये जानना चाहता था कि मेरी सास ने मुझे मनहूस क्यों करार कर दिया। सबको यकीन था कि कुछ न कुछ ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा जो 3 दिन की दुल्हन को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं किसी को क्या बताती कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। हाँ, मगर मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मेरी बर्बादी के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरी सास की पड़ोसन जमीला है। वो औरत कौन थी मुझे जानना था, क्योंकि उसका कहा मेरे लिए सास के लिए इतना अहम अहम हो गया था कि उन्होंने मेरे साथ अपने बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। लेकिन किस्मत ने मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं जमीला के बारे में कुछ भी जान सकूं, जिसने मेरी ज़िंदगी का पासा ही पलट दिया था। मेरी माँ इस गम को सह नहीं पाईं और हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चली गईं। मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे माफ़ी मांगी थी कि परदेसी पति मेरा फ्यूचर बना देगा। ये सोचकर उन्होंने मेरा फ्यूचर ही ख़राब कर दिया। अगर मेरा पति साथ होता तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मेरे नसीब में यही लिखा था, मगर मेरी माँ इसे अपना कसूर मानते हुए इस दुनिया से चली गई थी। मैं पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी। मकान मालिक किराए के लिए परेशान करने लगा था। जब किराया ना दे सकी तो मुझे मेरे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, और माँ के अलावा मेरा कोई था भी नहीं। तो मैं मुँह लपेटकर एक दूर दराज इलाके में चली गई। इस इलाके में मेरी पुरानी सहेली रहा करती थी। मैं उसके दरवाजे पर पहुंची। मुझ पर बीती हुई सारी बात बता सुनकर वो कहने लगी, तुम अपने पति से कांटेक्ट करो, उसे बताओ कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि मेरे पास तो मेरे पति का नंबर ही नहीं है। जिस फ़ोन पर वो फ़ोन किया करता था वो मेरी सास ने मुझे दिया था और वो फ़ोन मेरे ससुराल में ही रह गया है। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम किसी तरह अपने पति का नंबर हासिल करने की कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे मेरे पति का नंबर नहीं मिल सका। मेरे ससुराल वाले तो मेरे लिए दरवाज़ा खोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने जमीला के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपने गाँव गई हुई है। उस इलाके में उसकी बड़ी शोहरत थी। वो जिसके बारे में जो बात करती थी वो हमेशा सच निकलती। इससे ज़्यादा उस औरत के बारे में मैं भी कुछ ना जान सकी, जिसने मुझे बर्बाद कर दिया था। और ऐसे कठिन समय में मेरी दोस्त ने मेरी बड़ी मदद की थी। उसने अपने ही घर में छोटा सा किराए का हिस्सा मुझे दे दिया। सुबह मैं एक स्कूल में पढ़ाती और मुझे कपड़े सीने का काम भी आता था, तो वो मुझे खुद ही सिलाई लाकर देने लगी। स्कूल से आने के बाद मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती और इसी तरह मैं गुज़र बसर करने लगी। लेकिन मेरे दिमाग में जमीला नामी कांटा अटका हुआ था। मैं चाहती थी कि कभी न कभी जाकर उससे मुलाकात करूं और कहूं कि आखिर ये सब उसने क्यों किया। मुझे शिकवा समीर से भी था कि उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी, ना ही किसी से मुझे तलाश करने की कोशिश की थी, ना ही मुझे कोई पैगाम भिजवाया था। मुझे लगता था कि शायद उसने अपनी माँ के कहने पर मुझे तलाक दे दी होगी, मगर मेरे घर बदलने की वजह से मुझे तलाक के पेपर्स नहीं मिल सके। मेरी दोस्त अक्सर मुझसे ये कहती कि तुम दोबारा शादी कर लो और घर बसाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे चुका है तो अब इस बात को भी कई महीने गुजर गए, तुम दूसरी शादी करके खुश रह सकती हो। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे दिल में समीर के लिए फीलिंग्स थी। मैं दिल से उसे अपना पति मान चुकी थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि बगैर मर्द के
गुजारा मुमकिन नहीं। कुछ लोग मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करने लगे थे। इसलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा, अगर तुम्हें कोई मुनासिब रिश्ता लगता है तो मैं शादी के बारे में ज़रूर सोचूंगी। मैं पढ़ी लिखी थी, शरीफ थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा दोबारा कोई रिश्ता नहीं आया। मेरी दोस्त ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं कोई बात न बन सकी। जबकि यहाँ मेरी पहली शादी की खबर से कोई वाकिफ़ नहीं था। धीरे धीरे मुझे भी यही लगने लगा, शायद मैं सच में मनहूस हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला और फिर अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर मुझे विदा किया था, और मैं शादी के 3 दिन बाद ही घर वापस लौटी थी, तो अपनी माँ की मौत भी साथ लाई थी। शायद मेरी सास ने ठीक ही तो कहा था कि मेरे कदम ही मनहूस है। जमीला ने जो बात कही थी वो वाकई ही सच थी। मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो गई थी, बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी कि जब एक दिन घर का दरवाज़ा बजा और मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे सामने बहुत से लोग खड़े थे। वो सब उसी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत शरीफ लोग थे, मगर इतने लोगों को एक साथ दरवाजे पर देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि जो कुछ आज तक हुआ था वो इतना भयानक था कि अब मुझे कुछ अच्छे की उम्मीद ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे इस मोहल्ले से भी निकाल दिया जाएगा। शायद यहाँ भी मेरी मनहूसियत की खबर फैल चुकी थी, और इसलिए मैंने डर कर दोबारा दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन एक औरत ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि हम सब तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए आए हैं। ये सुनकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। ये कौन लोग हैं जो मुझे दुल्हन बनाने की बात कर रहे हैं? मैंने हकलाते हुए उस औरत से कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। तो ये सुनकर वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, पुरानी हर बात को भूल जाओ, बस अब तुम्हें दोबारा दुल्हन बनना है, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं नासमझी से उस औरत की तरफ देख रही थी कि वो अंदर दाखिल हो गई। उसके हाथ में लाल रंग का झोला था और कुछ और भी सामान था। उसे मेरे सामने रखा और कहने लगी, तैयार हो जाओ, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर में तुम्हारा दूल्हा तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। मैंने उससे कहा कि आखिर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ये सब किसने भिजवाया है? तो वह कहने लगी, हमारे मोहल्ले का एक रिवाज है कि यहाँ हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। तुम अकेली हो, इसलिए हमने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मगर वो औरत कहने लगी कि यही सच है और तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। कुछ ही देर में मेरी सहेली चली आई और उसने आते ही मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, मीनल, खुशियों पर तुम्हारा हक है, तुम ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। उसके ज़बरदस्ती करने पर मैंने दोबारा वो दुल्हन जैसा जोड़ा पहना और तैयार होकर बैठ गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति समीर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं तेज़ आवाज़ से रोने लगी। वो मेरे कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसके इस तरह माफ़ी मांगने पर मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। तो उसने मुझे बताया कि उसकी माँ ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। सब कुछ बताने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि वापस घर चलो, सारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी माँ भी तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे पास इनकार की वजह ही नहीं थी, क्योंकि समीर खुद चलकर मेरे पास आया था और उसने अपनी माँ के गुनाहों को भी माना था। इसीलिए मैं उसके साथ दोबारा अपने ससुराल पहुंच गई। मेरी सास ने मुझे देखते ही सीने से लगाया, फिर माफ़ी मांगने लगी। मैंने दिल से उन्हें माफ़ भी कर दिया। जो कुछ उन्होंने किया था उसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब शिकायतों का वक्त नहीं था। जो नसीब में लिखा था वो हो चुका था और जो कसूरवार थे उन्हें सज़ा भी मिल गई थी। जब कुदरत ने इंसाफ कर दिया तो फिर मैं क्यों अब पुरानी बातों को लेकर झगड़े फसाद शुरू करती। वैसे भी मैं अब अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैंने समीर के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर दी और समीर ने मुझे बहुत खुशी दी और कुछ समय बाद वो मुझे अपने साथ दुबई भी ले आए। अब इस बात को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब भी मुझे पुरानी बातें याद आती हैं तो मेरा दिल तड़प उठता है। उस जमीला की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना तूफ़ान आया था कि सब कुछ उजड़ कर रह गया था। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन जमीला को भी अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई थी। दरअसल जमीला एक बहुत चालाक औरत थी और उसे दूसरों के दिमाग से खेलना आता था। वो लोगों के दिमाग को समझकर हर काम करती और अपना मकसद पूरा करती। उसे मालूम था कि मेरी सास थोड़ी शक्की फितरत की औरत है और वो होने वाले वाक़यात को इंसानों से जोड़ती हैं। इसीलिए मेरी सास को मुझसे बदगुमान करने के लिए जमीला ने मुझे मनहूस करार दे दिया। ऐसा उसने मोहल्ले की लड़की के कहने पर किया था जो समीर को पसंद करती थी, और इस बात के लिए लड़की ने जमीला को पैसे दिए थे। इत्तेफाक से 1-2 बार जमीला की कही बातें सच हो गई थीं और तब से मोहल्ले वाले जमीला को बड़ी इज्जत दिया करते थे। सब समझा करते थे कि जमीला बहुत पहुंची हुई औरत है जिसे सब कुछ पता चल जाता है। वो इसी बात का फ़ायदा उठाती और दूसरों की कमज़ोरियों से खेल कर पैसा बनाती।
जब मोहल्ले की उस लड़की ने जमीला को पैसे देकर ये कहा कि किसी तरह वो मुझे मेरे ससुराल से निकलवा दे, तो जमीला ने शादी की पहली रात मेरी सास के कान में ये बात डाल दी कि मैं मनहूस हूँ। और फिर 3 दिन बाद इत्तेफाक से पुलिस मेरे देवर को पकड़ कर ले गई। मेरे देवर को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और मेरी सास को लगा कि ये सब कुछ मेरे कदमों की वजह से हुआ, वरना उनकी परवरिश में तो कोई कमी नहीं। जबकि सच तो ये था कि उनका छोटा बेटा गलत संगत में पड़कर चोरी चकारी का आदी हो गया था। मेरे देवर को पुलिस ने किसी दूर इलाके से गिरफ्तार किया था, इसलिए मोहल्ले वाले इस बात से वाकिफ़ नहीं थे और बदनामी ना हो इस डर से मेरी सास ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। बस मुझे मनहूस कह दिया, इसलिए हर कोई मुझे ही बुरी नज़रों से देखने लगा। मेरे देवर के ऊपर मुकदमा चला और फिर पता चला कि मेरा देवर इससे पहले भी बहुत बार चोरी कर चुका है। इसके खिलाफ पहले भी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन मेरी सास इस बात से वाकिफ़ नहीं थी। मेरे देवर को 2 साल की सज़ा सुना दी गई थी और वो जेल भी चला गया। समीर को मेरी सास ने बताया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर चली गई, इसलिए वो बेचारे खुद भी दुख का शिकार हो गए और मुझसे राब्ता करने की कोशिश करने के बावजूद भी राब्ता ना कर सके, क्योंकि माँ के मरते ही मैंने भी घर बदल लिया। फिर वो भी अपने भाई के केस में उलझे हुए थे। मामलात इसी तरह चल रहे थे कि जमीला का सच खुलकर सामने आ गया। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि जिस लड़की ने जमीला को मुझे घर से निकालने के लिए पैसे दिए थे, उसने जमीला को अपना समीर का रिश्ता करवाने के लिए भी कहा था, लेकिन समीर ने दूसरी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। वो लड़की अब जमीला से अपने पैसे मांगने लगी थी और उन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था कि ये बात खुलकर सबके सामने आ गई थी कि जमीला ने जो कुछ भी किया वो पैसे की लालच में किया। हर कोई जमीला पे थू-थू कर रहा था और उसे उसके मोहल्ले से भी निकाल दिया गया। वो वापस अपने गाँव चली गई। इसलिए जब मैंने जमीला का पता करवाया तो वो मुझे ना मिली, क्योंकि तब तक वो जा चुकी थी। मेरी सास को जब अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हुआ तो उन्होंने समीर को सारी बात बता दी और वो छुट्टियां लेकर वापस आए और मेरी तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें मेरा पता मिला तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट मेरे पास आते। वो मुझे उसी इज्जत के साथ वापस अपने घर ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों को सारी बात बताई और कहा कि मुझे दुल्हन बनाकर वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मोहल्ले वालों ने भी उनका साथ दिया और मेरी खुशी में शरीक होने के लिए चले आए। क्योंकि मैं काफ़ी समय से यहाँ रह रही थी, इसलिए सब लोग जान गए थे कि मैं एक अच्छे किरदार की औरत हूँ। मैंने अपने दिल में जगह पैदा करके अपने पति और अपनी सास को माफ़ कर दिया और दोबारा अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैं और मेरा पति दुबई में एक साथ खुश हैं, लेकिन पास्ट की यादें अभी भी मुझे दुख देती हैं, क्योंकि मैंने सारे किस्से में अपनी माँ को खो दिया था। और जब भी कभी मुझे जमीला की शक्ल याद आती है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए कैसे दूसरों का घर उजाड़ देते हैं। कभी कभी हम गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। 1-2 बार अगर किसी की बात सच साबित हो जाए तो उसे करामाती मानने लग जाते हैं, जबकि हर बार ऐसा होना ज़रूरी तो नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान के तुक्के सही साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि उसकी हर बात सही हो। अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से होशियार रहें जो खुद को बहुत ऊंचा मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो ऊंचे होते नहीं, बल्कि हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मेरी आज की कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप लोग भी अपने आसपास होने वाले वाक़यात पे नज़र रखें